आज के वीडियो में इस बात पे बात करेंगे जो विश्वव्यापी भीषण समस्या है तपती हुई धरती अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, जिसके द्वारा जो खतरनाक संकट उभर के आए इस पे बात करेंगे। जो धरती गर्म हो रही है, धरती तप रही है, इसको गर्म होने से बचाया जाए, इस पर विश्व के जो सभी देश हैं उनकी राय लगभग एक ही है कि समस्या का हल निकले। लेकिन विश्व के या दुनिया के जो प्रभावशाली राजनेता वो ये चाहते हैं कि उन्हें इसकी कोई कीमत ना चुकानी पड़े, कीमत कोई दूसरा चुकाए। अर्थात विश्व इस समय जो जलवायु समझौते हैं या पर्यावरण की रक्षा से संबंधित समझौते हैं उसके संबंध में विश्व दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें विकसित देश अलग हैं और एक तरफ विकासशील देश हैं। विकसित देश ये चाहते हैं कि उन्हें इसकी कोई कीमत ना चुकानी पड़े, जबकि उन्हीं का सबसे अधिक योगदान है धरती को गर्म करने में और उसकी कीमत विकासशील देश ही चुकाएं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें दो प्रमुख व्यक्ति दुनिया के, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और पोप ने इस बात के लिए प्रयास किया है, वो इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं विश्व के जो राजनेता है, प्रभावशाली राजनेता, की समस्या का हल निकालें। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता में इस बात पर सहमत बनी थी कि शताब्दी के अंत तक जो पूर्व औद्योगिक काल का जो तापमान था, उसका औसत तापमान था, उसके 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना पहुंच पाए शताब्दी के अंत तक। और इसमें उम्मीद की गई थी कि अगर हो सके तो तापमान को 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन सबसे खतरनाक और चिंताजनक बात 2023 में निकल के आई। रिपोर्टों के अनुसार इसमें ये बात निकल के आई कि 2023 में ऐसे बहुत से गर्म दिनों की संख्या अंकित की गई जिनका तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया था, औसत तापमान से भी ज्यादा। और संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव थे एंटोनियो गुतेरस, उन्होंने इस समय को जलवायु आपातकाल कहा है। और दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें भी वो इस बात पे चेतावनी दे गए थे कि अगर हम जल्दी नहीं चेते तो विनाश की कगार पर पहुंच जाएंगे। एंटोनियो गुतेरस ने जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था G20 का, उसमें इस बात के लिए चेतावनी दी थी कि हमें जो तेल के कुएं हैं और तेल खनन है उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, अन्यथा हमें भीषण परिणाम भुगतने होंगे, हमें ही नहीं पूरी पृथ्वी को। इसमें गरीब देश भी आएंगे और इस चपेट में और अमीर देश भी आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि नए तेल उत्पादन के लिए ना तो लाइसेंस जारी किया जाए, ना उसमें पैसे का निवेश किया जाए। पिछले साल जो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, यूनाइटेड एमिशन गैप, इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अगर पेरिस जलवायु समझौता प्रभावी भी बना रहे और इसके लिए प्रभावी रहने के लिए आवश्यक है कि इसके लिए 23 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती की जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो विभिन्न देशों की NDC यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई जो उत्सर्जन की कटौतियां हैं या मानक हैं, अगर उन मानकों को भी तय करने के आधार जोड़ लिए जाए या उन शर्तों को भी जोड़ लिया जाए तो कुल उत्सर्जन कटौती है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायुमंडल में छोड़ा जाना है वो मुश्किल से 2 या 3 अरब ही हो पाएगी। इसलिए जो 23 अरब का आंकड़ा है, 23 अरब टन का आंकड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती का, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जो देश हैं उन्होंने अपने अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्य वो आखिरी बार 2020 में घोषित किए थे। अब उन्होंने यह सीमा 2025 बढ़ा दी है। तो इस प्रकार वो आगे समय सीमा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो विश्व के अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की तरह जो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र हैं या जो ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र हैं, पश्चिमी यूरोप या उत्तरी यूरोप, इसके अलावा जो औद्योगिक देश हैं जो मुख्य रूप से शीतोष्ण या शीत कटिबंध की जलवायु में स्थित हैं, वहां भी जलवायु बदलाव के कारण अप्रत्याशित बेमौसमी बाढ़ आ रही है, लू के थपेड़े आ रहे हैं, चक्रवाती तूफान आ रहे हैं। जैसे तूफान उष्ण कटिबंधीय देशों में आते हैं वैसी आपदाएं वहां भी आ रही हैं। बिल्कुल आपदाएं वैसी आ रही हैं जैसी भारत में आती हैं। और लेकिन ये धनी देश अभी भी जो जीवाश्म ईंधन है उनका उपयोग करने को बंद नहीं कर रहे हैं, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर जो 5 धनी देश हैं उसकी बात की जाए, जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे, वहां पर 2050 तक ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं कि वहां आधे से ज्यादा जो तेल के कुएं खोदे जाएंगे, वो तेल और गैस के कुएं आधे से ज्यादा खोदे जाएंगे 2050 तक। दुनिया के संपूर्ण दुनिया के आधे से ज्यादा तेल का कुएं वहीं खोदे जाएंगे 2050 तक। और
भारत और चीन जैसे बड़े देश, बड़ी जनसंख्या वाले देश अपने तेल पूल के घाटे को कम करने के लिए वो भी तेल और कोयले का अतिदोहन कर रहे हैं और तेल की खोजने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। और जैसे विश्व बैंक ने अभी हाल ही में इंडोनेशिया को कोयला खनन की एक बहुत बड़ी परियोजना में, जो विश्व की बड़ी परियोजना मानी जाती है, उसमें धन मंजूर किया है। तो इसलिए ऐसी बात की अगर उम्मीद करें कि ग्लोबल वार्मिंग रोकी जा सकती है, तो ऐसा अभी जो वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ता है। आगे क्या होगा वो आगे की बात है। पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए जो जैव ईंधन का उपयोग है या जीवाश्म ईंधन का उपयोग है, उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया में दबाव बढ़ रहा है। इसके लिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मुख्य रूप से जो यूरोपीय देश हैं और अमेरिका है, कनाडा से प्रदर्शन हो रहे हैं। जबकि विकासशील देश, अगर भारत का उदाहरण लिया जाए तो भारत में ऐसी जागरूकता ना के बराबर है। और चीन तो साम्यवादी देश है, वहां तो कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और विकसित देशों में 1980 से ही पर्यावरण पर काम करने वाली कई संस्थाएं काम कर रही हैं। और बीते महीने सितंबर में 17 से 24 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की 18वीं महासभा हुई थी। इसमें विश्व के राजनेताओं पर दबाव बनाया गया और ये दबाव 10 सितंबर से ही चालू हो गया था उस मीटिंग में। और उसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया में जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर पूरी तौर पर पाबंदी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए वहां न्यूयॉर्क में। इसके अलावा इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से जो युवा थे उन्होंने भाग लिया और उन्होंने रैलियां निकाली, इस विरोध में निकाली कि नए तेल के कुएं ना खोदे जाएं और साथ ही साथ जो कोयला खनन है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ऐसे प्रदर्शन इंडोनेशिया में भी हुए, फिलीपींस में भी हुए। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के नगर वियना में भी जुलूस आयोजित हुए। इस जुलूस को 400 वैज्ञानिकों और 500 से ज्यादा जो पर्यावरण संगठन थे उन्होंने इस जुलूस को समर्थन दिया। और न्यूयॉर्क में कोयला, तेल और गैस पर रोक लगाने की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा ये लगता है कि इन जुलूसों का या इन जो अभियान चल रहे हैं या प्रदर्शन चल रहे हैं, इन प्रदर्शनों का जो विश्व के प्रभावशाली औद्योगिक देशों के या विकसित देशों के राजनेता हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इसके विपरीत जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और 25 नवंबर 2022 को स्वीडन में जो युवक थे उन्होंने अपनी संस्था अरोरा के माध्यम से प्रदर्शन किया और स्वीडन सरकार पर जलवायु विषयों पर कोई भी काम ना करने के लिए उस पर मुकदमा दायर किया। ये स्वीडन के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ कि उस पर जलवायु जो कारक है उसके आधार पर किसी सरकार पर मुकदमा दायर हुआ हो। और संयुक्त राष्ट्र जो संघ के महासचिव है वह भी इस मामले में जो विकसित देश है उन पर नैतिक दबाव डाल रहे हैं, अपनी नैतिक शक्ति का, अपने नैतिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। और इस मामले में इन्होंने 20 सितंबर को न्यूयॉर्क में एक विशेष बैठक बुलाई थी। जो न्यूयॉर्क में बैठक बुलाई गई थी 20 सितंबर 2023 को, उसमें इस बात पे शर्त रखी गई थी कि इसमें केवल उन्हीं नेताओं को बोलने दिया जाएगा या भाषण देने दिया जाएगा जो तपती हुई पृथ्वी को बचाने के लिए प्रभावी नई कार्रवाई कर रहे हो अपने देश में, अपने स्तर पर। साथ ही साथ अपने अपने देशों में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कम करने के लिए या उनका उत्सर्जन कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्हीं को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था या उनको ये संदेश दिया गया था कि अगर आप जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग कारण, उसको रोकने में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं तभी आप बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते हैं। और इसमें एक ये बात निकल के आई, इसमें किसी का भी नाम, किसी भी विकसित या देश के नेता का नाम लिए बिना ही उन्हें इस बात के लिए आईना दिखा दिया गया कि अगर आप सचमुच में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक हैं तो आप बोलेंगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद इसमें एक बात और भी है कि जो धनी देश है तकनीक में भी आगे हैं और पैसे में भी आगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी है, उनके पास जो जैव ऊर्जा को अगर त्याग भी दें तब भी उनके पास ऐसी तकनीक है कि बिना जैव ईंधन या जीवाश्म ईंधन के भी अपना काम चला लेंगे। लेकिन वो इसके लिए कतई तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें अभी भी जीवाश्म ईंधन सस्ता पड़ता है, भले भी उसके कारण पृथ्वी में कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाए पृथ्वी के वातावरण में। और जो पृथ्वी के प्रति या गर्म होती पृथ्वी के प्रति जो धनी देश हैं उनकी ये संवेदनहीनता है, उसको देखते हुए जो एंटोनियो गुतेरस थे उन्होंने सितंबर की महासभा में ये कहा था कि यह देश पृथ्वी के अर्थ
ब्रेकर इन्हें कहा, अर्थात पृथ्वी को तोड़ने वाला देश कहा, इन्हें अर्थ ब्रेकर की संज्ञा दी। और जो पोप फ्रांसिस हैं वो पिछले 7-8 वर्षों से पृथ्वी के हित में एक नैतिक ताकत बने हुए हैं और नैतिक रूप से जो विकसित देश हैं उन पर दबाव डाल रहे हैं। अभी 4 अक्टूबर 2023 को पोप फ्रांसिस ने जो विकसित देश थे उनको जलवायु संकट से निपटने के लिए कहा कि उन्हें जलवायु संकट से निपटने के लिए अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव करने होंगे। और साथ ही साथ पोप फ्रांसिस ने यह भी चेतावनी दी कि दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं वह नष्ट होने की हद पे पहुंच गई है, इसलिए हमें जलवायु संकट से उबरने के लिए तुरंत प्रयास करने चाहिए। उन्होंने ये बताया COP 28 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के जो देश हैं उन्हें ऐतिहासिक रूप से प्रयास करने चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो कार्बन कैप्चर की तकनीक है और जो कार्बन भंडारण की तकनीक है जिसके द्वारा फैक्ट्रियों या कारखानों के द्वारा छोड़ा हुआ कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड को भंडारित कर लिया जाता है, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन तकनीकों की भी कुछ सीमाएं हैं। इसके बाद अब आगामी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक जो बड़ा तेल उत्पादक देश है संयुक्त अरब अमीरात, वहां पर दुबई में COP 28 की बैठक हो रही है और इसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनकी चिंता बढ़ी है। असल में जो दुबई है वो एक दुबई में जो मीटिंग हो रही है COP 28 की, उसमें कार्यकर्ताओं की चिंता इसलिए बड़ी है कि यूनाइटेड अरब अमीरात UAE एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है और उसने तेल उत्पादन में कटौती करने के बजाय उसने इस बात पे जोर दिया है, इस बात पे जोर देने की बात कर रहा है कि हम जो कार्बन कैप्चर और कार्बन भंडारण तकनीक है इसी को अपनाएंगे, हम तेल का उत्पादन नहीं रोकेंगे। इसलिए वहां भी ऐसे प्रदर्शन होने की संभावना है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि जो तपती धरती है उससे जो आने वाले खतरे हैं उन खतरों से बचने के लिए सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है, तभी हमें समस्या से निजात मिल सकता है।